चलिए अब शुरू करते हैं इसमें नोमेनक्लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसमें दो टाइप की हम लोग नेमिंग करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। एक तो होता है सिस ट्रांस सिस्टम, ठीक है, और एक और होता है EZ सिस्टम। अब हम देखेंगे कि कब हमें सिस ट्रांस लिखना है और कब हमें EZ सिस्टम यूज में लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर सिस ट्रांस सिस्टम। अब देखिए कब सिस लिखा जाएगा और कब ट्रांस लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है यदि समान समूह समान दिशा में हो तो उसको हम सिस विन्यास कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि समान समूह विपरीत दिशा में हो तो उसे हम ट्रांस विन्यास कहेंगे। ये चीज याद रखना। अगर एक ही तरफ है, एक ही दिशा में है तो सिस, और अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है तो ट्रांस लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे देखो यहां पर ये हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया। इस केस में इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इस यौगिक का आईयूपीएसी नाम होगा 1 2 3 4। 4 कार्बन की चेन है। यहां पे नंबर 1 दिया, यहां 2, यहां 3, यहां 4, तो ये होगा ब्यूट 2ईन, ये इसका नाम है। लेकिन अब देखो ये जो CH3 है और ये CH3 दोनों समान ग्रुप है, एक जैसे ग्रुप है। ये दोनों ग्रुप डबल बॉन्ड के एक तरफ है, डबल बॉन्ड के। इसको एक काम यूं भी कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड को हम थोड़ी देर के लिए दोनों तरफ हम बढ़ा दें। इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया, दोनों तरफ बढ़ा दिया। अब देखो ये दोनों CH3 या फिर ये दोनों H डबल बॉन्ड के एक तरफ है। दोनों CH3 डबल बॉन्ड के ऊपर है और दोनों H डबल बॉन्ड के नीचे है, मतलब समान ग्रुप समान दिशा में है। तो ये हो जाएगा सिस, ये होगा सिस। तो इस यौगिक का पूरा नाम होगा, यहां लिखेंगे सिस, ब्रैकेट लगा देंगे और नाम लिखा जाएगा सिस ब्यूट 2ईन। तो जो ब्यूट 2ईन है ये इसकी संरचना को शो करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है, जबकि सिस क्या शो करता है? इसके विन्यास को शो करता है, ठीक है, याद रखना। इसी प्रकार से देखो एग्जाम्पल नंबर 2, आईयूपीएसी नाम तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखो यहां पर डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ CH3 है और डबल बॉन्ड के इधर C2H5, ये दोनों अलग अलग है। तो अगर अलग अलग समूह है तो अब हम नहीं बता सकते कि ये सिस होगा या फिर ट्रांस होगा। चलो ठीक है, इससे आंसर नहीं निकल सकता तो हाइड्रोजन से आंसर निकालेंगे। यहां पर भी हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के एक तरफ है तो ये सिस होगा। तो ये हो जाएगा सिस विन्यास। तो कहने का मतलब सिस और ट्रांस के लिए कम से कम एक जो पेयर है, जो एक युग्म है, वो युग्म मतलब समूहों का जो युग्म है वो समान होना चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। यहां पर ये दोनों युग्म समान थे, ये दोनों युग्म समान थे, तो आंसर हम इससे भी सिस निकाल सकते हैं, इससे भी सिस निकाल सकते हैं। इस वाले केस में ये दोनों समूह अलग अलग है, इससे हम सिस और ट्रांस नहीं बता सकते, लेकिन इनसे बता सकते हैं। तो कम से कम एक पेयर तो समान होना चाहिए, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। आप देखो इस कार्बन से ClBr जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से फ्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, बोलो। अब यहां पर देखो इस केस में कैसे निकाले, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है, अलग अलग है, ठीक है। अब देखो इस कार्बन का इधर क्लोरीन है और इस कार्बन पर इधर क्लोरीन है, समान, ये पेयर सेम है। अब बस इसी से ही आंसर निकलेगा, फ्लोरीन से और ब्रोमीन से हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन, दोनों क्लोरीन डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में है, एक डबल बॉन्ड के ऊपर की तरफ है, एक डबल बॉन्ड के नीचे की तरफ है, तो विपरीत दिशा में है। तो ये विन्यास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांस, ठीक है। चलो ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में अगर मॉलिक्यूल ऐसे लिखा हुआ है तो क्या कहोगे? ऐसे लिखा हुआ है का मतलब क्या है भाई? यहां पर CH3 है और यहां पर भी CH3 है, ठीक है। मतलब ये जो पहला एग्जाम्पल था, इस एग्जाम्पल को मैं शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूं, याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा? सिस विन्यास। इसी प्रकार से एग्जाम्पल यहां पर, चलो ये वाला हमने लिया, अब इसमें बताओ कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, सिस होगा कि ट्रांस होगा, बताओ। तो यहां पे कौन है? CH3 है, यहां पर भी कौन है? CH3 है, ठीक है।
तो दोनों CH3 डबल बॉन्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांस विन्यास हो जाएगा। ठीक है, तो एक ट्रिक याद रखना, हमेशा कहीं पर भी किसी भी मॉलिक्यूल में अगर डबल बॉन्ड के सापेक्ष यू शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, यू शेप बन रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है, तो ये हमेशा सिस होगा। और अगर डबल बॉन्ड के सापेक्ष जिगजैग शेप बन रहा हो, क्या बन रहा हो, जिगजैग, जिगजैग का मतलब एक ऊपर एक नीचे की तरफ, इसको बोलेंगे जिगजैग शेप। तो अगर जिगजैग शेप बन रहा है तो ये हमेशा ट्रांस विन्यास होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो डबल बॉन्ड के सापेक्ष यू शेप बना हुआ है तो सिस, यहां डबल बॉन्ड के सापेक्ष जिगजैग बन रहा है तो ये ट्रांस होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल। यहां पर इस मॉलिक्यूल में खास बात ये है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो मॉलिक्यूल में जितने ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे उन सभी का अपना कुछ न कुछ विन्यास होगा, कुछ सिस होंगे, कुछ ट्रांस होंगे। तो यहां पर देखो इस केस में ये वाला जो डबल बॉन्ड है इसके सापेक्ष देखो, इसके सापेक्ष यहां पर ये क्या बन रहा है, यू शेप बन रहा है, क्या बन रहा है, यू शेप बन रहा है। ठीक से देखो, यू शेप का मतलब यहां पर भी कार्बन, यहां पर भी कार्बन, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड के सेम तरफ, तो ये कौन सा विन्यास होगा, ये सिस विन्यास होगा। ठीक है, इस वाले में देखो ये डबल बॉन्ड, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये तो हम बात कर चुके हैं पहले कि किस यौगिक में कौन सा डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब हमको पता होना चाहिए। तो ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा, बताइए कौन सा विन्यास। तो ठीक से देखो, डबल बॉन्ड के सापेक्ष एक बॉन्ड ऊपर जा रहा है और एक बॉन्ड नीचे आ रहा है, मतलब इसके सापेक्ष कैसा विन्यास आ रहा है, जिगजैग आ रहा है, जिगजैग आ रहा है, तो ये डबल बॉन्ड के सापेक्ष इसका कौन सा विन्यास होगा, ट्रांस होगा। तो यही वाला सिस होगा और ये ट्रांस होगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार से आप सोचो साइक्लिक कंपाउंड दे रखा है, रिंग दे रखा है, अब इसमें देखो यहां पर Cl कैसा दे रखा है, अबव, यहां पर भी Cl अबव लिखा हुआ है, दोनों अबव है, रिंग के रेस्पेक्ट में दोनों अबव है, तो ये कौन सा विन्यास होगा, सेम दिशा में है, तो ये सिस विन्यास होगा। आई बात समझ में। चलो ठीक है, ये भी हुआ। इसी प्रकार से यहां पर देखो इस केस में क्या कहेंगे, अच्छा इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम तुमसे कहा जाए, लिखना हो, ठीक है, आपसे कहा जाए इसका सिर्फ IUPAC नेम लिखना है, बस IUPAC नेम, तो क्या लिखेंगे, नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, तो ये लिखा जाएगा 1,2 डाई क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये इसका IUPAC नाम हुआ, सिर्फ IUPAC नाम। लेकिन हमसे कहा जाए इसका कंप्लीट IUPAC नेम लिखें विन्यास के साथ, विन्यास भी लिखना हो, तो इस नाम से पहले क्या लिख देंगे, कौन सा विन्यास है, ये सिस विन्यास है, ये हो जाएगा। जैसे कोई आदमी डॉक्टर है तो वो क्या करेगा, अपने नाम से पहले क्या लगा देता है, डॉक्टर। कोई इंजीनियर होता है वो अपने नाम से पहले इंजीनियर लगा देता है, कोई प्रोफेसर होता है तो नाम से पहले प्रोफेसर लगा देता है। तो ऐसे ही यहाँ पर इसके नाम से पहले इसका विन्यास लिख देंगे, क्या, सिस हो जाएगा। और अगर दोनों क्लोरीन में से एक क्लोरीन अगर बिलो चला जाए, अभी तो ये अबव है, ये बिलो चला जाए, तो सिस का क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, याद रखो। इसी प्रकार से नंबर 8, यहां पर ये CH3 अबव है और यहां C2H5 बिलो है। अब इससे हम सिस और ट्रांस नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, जबकि सिस ट्रांस के लिए ग्रुप एक समान होना चाहिए। तो अब देखो कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन पर एक CH3 अबव है, तो हमें ये पता है कि यहां पर एक हाइड्रोजन भी तो उपस्थित होगा, लिखा हुआ नहीं है बट हमें पता है कि होगा। कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4, तो हाइड्रोजन होगा, कैसा होगा, बिलो होगा। अच्छा, इस वाले कार्बन पर C2H5 बिलो दे रखा है, तो हाइड्रोजन कैसा मानेंगे, अबव मान लेंगे। ये सब बात हम पहले कर चुके हैं, ये H अबव हमने मान लिया। अब देखो यहां मिथाइल और यहां इथाइल अलग अलग है, तो किसको करेंगे, किससे आंसर निकालेंगे, इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से, दोनों हाइड्रोजन सेम है, तो ये पेयर, ये युग्म जो है वो समान है, इसी से आंसर निकालेंगे। बताओ दोनों H सेम दिशा में या अपोजिट डायरेक्शन में, डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में है, ये बिलो है और ये अबव है, विपरीत दिशा हुआ, तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा,
ये हो जाएगा ट्रांस विन्यास होगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलो ठीक है, यहां तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 9। आप बताओ इस कंपाउंड का नाम क्या है? 10 कार्बन की रिंग है और 10 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? डेकेन। डबल बॉन्ड है तो डेकिन, चक्रीय है तो क्या बोला जाएगा? साइक्लोडेकिन। अब बताओ ये यौगिक भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हमने कुछ देर पहले ही बात करी थी। तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में कैसा शेप आ रहा है? ये बॉन्ड भी इधर जा रहा है, ये बॉन्ड भी इधर आ रहा है, मतलब यू शेप बन रहा है। यू शेप का मतलब ये क्या हो जाएगा? सिस विन्यास हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर देखो, अब डबल बॉन्ड को यहां से हटाकर यहां लगा दे, यहां लगा दिया तो देखो डबल बॉन्ड के सापेक्ष कैसा आ रहा है शेप? जिगजैग आ रहा है, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा? ये हो जाएगा ट्रांस विन्यास। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखो, ऐसे केस में चलो ठीक है, मैं इसको फिर से बना सकता हूं। यहां पर हमें डबल बॉन्ड लगाना है। ऐसे हम कितनी जगह डबल बॉन्ड लगा सकते हैं कि विन्यास सिस रहे? तो देखो मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूंगा तो यू शेप बन रहा है, सिस होगा। डबल बॉन्ड को यहां से हटा दो, यहां लगा दो तो देखो डबल बॉन्ड के सापेक्ष कैसा शेप आ रहा है? यू शेप बन रहा है, ये भी सिस होगा। इस डबल बॉन्ड को यहां से हटा दो, यहां लगा दो तो इसके सापेक्ष भी कैसा शेप आ रहा है? यू शेप आ रहा है। तो यहां पे यहां पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, सिस ही बनेगा, यौगिक समान होगा। और डबल बॉन्ड इधर ना लगाकर हम इधर भी लगा सकते हैं, चाहे तो यहां लगाए या फिर यहां लगाए या फिर यहां लगा दे, तीनों ही केस पे वहां पर भी सिस ही बनेगा। तो डबल बॉन्ड इधर लगाओ, यहां लगाओ या फिर यहां लगाओ, सबके सब सिस होंगे, एक समान यौगिक होगा। लेकिन अगर हम यहां पे डबल बॉन्ड लगाएं तो ये ट्रांस हो जाएगा, जिगजैग आ रहा है। डबल बॉन्ड यहां ना लगाकर यहां लगाए तो भी जिगजैग आएगा, यहां ना लगाकर नीचे डबल बॉन्ड लगा दे तो भी जिगजैग आ रहा है, ये भी ट्रांस होगा। इस डबल बॉन्ड को यहां लगा दो, ये भी अब कैसा आ रहा है? जिगजैग आ रहा है, तो ये भी ट्रांस होगा। तो याद रखो इन दोनों जगहों पर और इन दोनों जगहों पर डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ट्रांस देगा, और बाकी इन 3 जगहों पर और इन 3 जगहों पर डबल बॉन्ड लगाए तो सिस विन्यास देगा। ठीक है, याद रखना इसको। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से एक एग्जांपल और मैं ये दे सकता हूं, जैसे ऐसा हमें मॉलिक्यूल दे रखा है। ठीक है, अब ये वाला यौगिक कैसा है? 12 कार्बन की रिंग है, इसको बोलेंगे साइक्लोडोडेकेन। अब डबल बॉन्ड लगाना है तो बताइए डबल बॉन्ड कहां कहां लगाएं कि सिस विन्यास आए? तो देखो यहां पर डबल बॉन्ड अगर मैंने लगाया तो इसके सापेक्ष कैसा शेप आया? यू, सिस होगा। यहां डबल बॉन्ड लगाओ, सिस मिलेगा। यहां डबल बॉन्ड लगाओ, सिस मिलेगा। यहां लगाओ, सिस मिलेगा। यहां पर भी लगाओ, सिस मिलेगा। तो 4 जगह डबल बॉन्ड लगाने से सिस विन्यास मिलता है। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहां लगा दूं, अब इसके सापेक्ष देखो एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, जिगजैग टाइप का मिल रहा है, जिगजैग, तो ये ट्रांस होगा। यहां हटाकर यहां डबल बॉन्ड लगा दो, ये भी ट्रांस देगा। यहां हटाकर यहां लगाओ, यहां पर दोनों ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये सब ट्रांस देंगे। आई बात समझ में? याद रखो। अच्छा, अब एक चीज और है, हमने बोला कि ये कौन सा विन्यास है? सिस। एक डबल बॉन्ड है तो सिस, लेकिन मान लो एक डबल बॉन्ड यहां पर होता तो यहां पर भी है और यहां पर भी है, 2 जगह डबल बॉन्ड दे रखा है, तो क्या बोलेंगे? इसका विन्यास तो क्या है? अब हम कहेंगे इसका विन्यास तो सिस है और इसका विन्यास क्या आ रहा है? ट्रांस है। तो 2 अलग अलग हमें इसके विन्यास बताने पड़ेंगे। तो एक मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 के साथ 3 भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, याद रखना इसको। ठीक है, चलिए खैर, तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि कौन सा विन्यास सिस होगा और कौन सा विन्यास ट्रांस होगा। अब यहां पर देखो, इसमें एक एग्जांपल में और ले सकता हूं इस प्रकार का, जैसे ये मुझे डबल बॉन्ड दिया है, यहां पर लिखा Cl, यहां लिखा Br, यहां लिखा I और यहां लिखा F। ज्योमेट्रिकल तो ये शो करेगा। अब बताइए ये सिस विन्यास होगा या ट्रांस होगा, ये बताइए। तो देखो सिस और ट्रांस बताने के लिए समूहों का एक युग्म समान होना चाहिए। यहां पर ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों भी अलग अलग हैं, बोलो। तो यहां तो चारों ही ग्रुप अलग अलग हैं।
अब चारों ही ग्रुप अलग है तो हम कैसे बताएंगे कि बताइए कौन सा सिस या कौन सा ट्रांस? बड़ा मुश्किल है, नहीं बता सकते। जब चारों ही ग्रुप अलग अलग हो तो हम नहीं बता सकते कि वो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो अगर ऐसा ये क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए फिर हम काम में लेते हैं कौन सा सिस्टम? EZ सिस्टम। तो जब चारों समूह अलग अलग होंगे तब हम कौन सा सिस्टम काम में लेंगे? EZ सिस्टम। तो चलिए ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब होगा EZ सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे यहां पर, जैसे मुझे ये यौगिक दिया जाए यहां पर। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, एक छोटा सा टॉपिक और है, थोड़ा कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है, याद रखना। जैसे तुमसे कहा जाए कि बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या? तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा, इसकी कंडीशन के लिए क्या करेंगे? ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इस कार्बन के ये दोनों समूह अलग होने चाहिए और ये दोनों अलग भी है। इसका मतलब इस कार्बन पर कंडीशन ओके है। ठीक है, राइट लगा दिया, राइट का मतलब कंडीशन ओके। अब इस वाले कार्बन पर आओ, यहां पर भी कार्बन है, इस कार्बन के भी ये दोनों समूह अलग अलग है, तो इसका मतलब यहां कंडीशन भी ओके है। तो एल्कीन में क्या था कि दोनों sp2 संकृत कार्बन पर समूह अलग अलग होने चाहिए, ये दोनों भी अलग, ये दोनों भी अलग। तो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन चेक करना हो तो इस कार्बन पर और इस कार्बन पर अलग अलग कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल की कंडीशन चेक करना। लेकिन अब हमें ये कहा जाए बताओ सिस होगा या ट्रांस होगा, तो उसमें क्या करेंगे? उसमें फिर इस कार्बन का एक समूह लेंगे और इस वाले कार्बन का भी एक समूह लेंगे, ऐसा समूह जो समान हो। जैसे इस वाले कार्बन का यहाँ मैथिल है तो इस कार्बन का भी यहाँ पर मैथिल लेंगे। अब ये देखेंगे कि दोनों मैथिल सेम दिशा में है या अपोजिट है, तो बता चुका हूं मैं, सेम दिशा में है तो सिस और अपोजिट में है तो ट्रांस होंगे। तो याद रखना, कंडीशन चेक करना अलग तरीका है और सिस ट्रांस बताना अलग तरीका है। आई बात समझ में? चलिए, ये हुआ पार्ट कंप्लीट। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर EZ सिस्टम। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट सिस्टम EZ सिस्टम। इसमें देखो, E का मतलब होता है एंटीजन, एंटीजन का मतलब विपरीत दिशा, और Z का मतलब होता है जुसेमन। ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरफ, मतलब एक ही दिशा में। ठीक है, चलिए क्या, अब यहां पर देखो किसको हम E बोलेंगे और किसको हम Z बोलेंगे। तो देखो, पहला पॉइंट है, यदि उच्च वरीयता वाले समूह समान दिशा में हो। उच्च वरीयता, अभी वरीयता कैसे देंगे ये अभी हम बात कुछ देर में करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना सा याद रखो, यदि उच्च वरीयता वाले समूह समान दिशा में हो तो वो Z विन्यास होगा। ठीक है, और यदि उच्च वरीयता वाले समूह विपरीत दिशा में हो तो वो E विन्यास होगा। ठीक है, तो अगर समान दिशा में हो, उच्च वरीयता वाले समूह समान दिशा में है तो Z और विपरीत दिशा में है तो E होगा। ठीक है, अब देखो, जैसे यहां पर हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब ये ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें हम सिस और ट्रांस नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते सिस ट्रांस? क्योंकि चारों समूह अलग अलग है। तो जब चारों समूह अलग अलग होंगे तब हम कैसे सोल्व करेंगे? EZ के आधार पर। अब देखो, यहां पर इस वाले कार्बन के ये दोनों समूह है, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। अब बताइए, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है? एटॉमिक नंबर। तो हमें याद है क्लोरीन के मुकाबले ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ब्रोमीन यहां पर उच्च वरीयता वाला समूह हुआ, हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप ब्रोमीन हुआ। अच्छा, अब इस कार्बन पर चेक करो, इस कार्बन के इन दोनों में से चेक करेंगे तो फ्लोरीन की तुलना में आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, तो ये हायर प्रायोरिटी ग्रुप होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो दोनों ये जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप हैं, ये दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक अबव है और एक बिलो है, तो विपरीत दिशा में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा ई कॉन्फ़िगरेशन, ई विन्यास। ठीक है, अब इससे हमने ये बनाया तो इसमें क्या करा, आयोडीन को और फ्लोरीन को हमने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब बताइए यहां पर इस कार्बन से अटैच्ड क्लोरीन और ब्रोमीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, ब्रोमीन का ज्यादा। अच्छा, फ्लोरीन में और आयोडीन में किसका ज्यादा, आयोडीन का ज्यादा। ठीक है, अब देखो दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप कैसे हैं, एक तरफ है, एक तरफ का मतलब किसके रेस्पेक्ट में, एक तरफ, डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में दोनों एक तरफ है, तो ये Z विन्यास होगा। आई बात समझ में? चलिए खैर, अब इसमें देखो हमने जो ये वरीयता दी है परमाणु क्रमांक के आधार पर, ये एक्चुअली रूल है, उस रूल का नाम होता है कान इन गोल्ड प्रीलोग सीक्वेंस रूल। ठीक है, क्या बोलते हैं, कान इन गोल्ड प्रीलोग सीक्वेंस रूल, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं CIP रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत अच्छे से तुम्हें रूल्स आने चाहिए। इसके टोटल 5 रूल हैं और ये 5 रूल हम डिस्कस करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज इसका यूज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा, याद रखना। सेम ये रूल वहां पर भी काम में लेंगे। तो इसका पहला रूल क्या है, पहला रूल देखो क्या है, भिन्न भिन्न परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता देते हैं। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा उसे उच्च वरीयता देंगे। ठीक है, समस्थानिकों को उनके परमाणु भार के आधार पर वरीयता देते हैं। तो अगर समस्थानिक, जानते हैं समस्थानिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम भी होता है और टाइटेनियम भी होता है। तो अगर परमाणु अलग अलग हैं तो परमाणु क्रमांक के आधार पर करेंगे, लेकिन अगर समस्थानिक हैं तो फिर परमाणु भार के आधार पर करते हैं। ठीक है, देखो जैसे तुम्हें याद होगा अभी हमने यहाँ पर एग्जांपल ये लिखा भी था कि ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br, यहाँ पर I और यहाँ पर F। इसमें हमने कैसे करा था बताओ, तो इस कार्बन से जुड़ने वाला ये और ये अलग अलग है, तो क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ब्रोमीन का, आयोडीन में और फ्लोरीन में किसका, आयोडीन का, दोनों। अब इसका तो इधर आ रहा है, इसका हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर जा रहा है, तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा, ई विन्यास हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ये हुआ, और देखो इसके एग्जांपल, C डबल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा CH3 और यहाँ पे लिखा NH2। ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ लिखा हमने OH, और एक मैं यहाँ पर लिख सकता हूं OH के अलावा, चलो ठीक है, यहां पर ही मैंने NH2 लिख सकते हैं। अब बताइए EZ या क्या होगा, तो देखो कैसे करेंगे, इस वाले डबल बॉन्ड वाले कार्बन से शुरुआत करेंगे, इधर भी और इसमें इधर से। तो इस वाले कार्बन से इधर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है, नॉट CH3 की बात नहीं करेंगे, परमाणु की बात करेंगे बस। तो इस वाले कार्बन से इधर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और यहां पर आए तो कौन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो देखो कार्बन और नाइट्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है, इसका 6 होता है और इसका 7 होता है, तो यहां पर हम इसे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इन दोनों में ये प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो गया। अच्छा, अब इधर आओ, तो इस वाले कार्बन से यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। OH से मतलब नहीं है, हमें ग्रुप की बात नहीं करनी है, हमें एटम से मतलब है। तो इस वाले से यहां गए तो कौन मिला, ऑक्सीजन, इससे नीचे आए तो कौन मिला, नाइट्रोजन मिला। तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑक्सीजन का ज्यादा है तो इसको हम यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे, बस हो गया सॉल्व। अब दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप उच्च वरीयता वाले समूह डबल बॉन्ड के विपरीत दिशा में है, तो ये कौन सा विन्यास हो जाएगा, ये हो जाएगा ई विन्यास। ठीक है, और देखो अगर यहां पर हमें ऐसे दे रखा है H और यहां पर D, यहां दे रखा है D और यहां दे रखा है T। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे करेंगे, तो देखो यहां पर इस केस में H और D में, H और D यहां पर क्या है, समस्थानिक है,
तो परमाणु भार के आधार पर देंगे। जिसका परमाणु भार ज्यादा होगा वो उच्च वरीयता वाला समूह होगा। तो H और D में D का एटॉमिक मास ज्यादा है और यहां पर D और T में कौन है, E का एटॉमिक मास ज्यादा होगा। तो बस देखो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम दिशा में है, तो ये हो जाएगा यहां पर Z हो जाएगा। अच्छा एक चीज और याद रखो, तो थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा, समझ भी रहे होंगे कि यहां पर भी इस कार्बन का एक D इधर है और एक D इधर है, दोनों सेम है। तो इस आधार पर हमने क्या बोला था, अगर एक युग्म समान है तो सिस ट्रांस भी तो दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं। यहां पर दोनों D अपोजिट दिशा में है तो ये ट्रांस भी होगा, ठीक है बोल सकते हैं। तो अगर E और Z के आधार पर करें तो Z है और सिस ट्रांस के आधार पर करें तो ये ट्रांस विन्यास, कुछ भी बोल सकते हैं, ट्रांस भी बोल सकते हैं, Z भी बोल सकते हैं। देखो EZ सिस्टम तो हम हर एक मॉलिक्यूल में निकाल सकते हैं, लेकिन सिस ट्रांस सिर्फ उसी मॉलिक्यूल में लिखा जाएगा जिसमें एक युग्म समान होगा, हर किसी में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला रूल। ठीक है, एक बार फिर से, पहला रूल का मतलब भिन्न भिन्न परमाणुओं को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता देते हैं, समस्थानिकों को उनके परमाणु भार के आधार पर वरीयता देते हैं। तो ये इस आधार पर हम E और Z निकालेंगे। चलो ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 2 पर। अब रूल नंबर 2 क्या है, यदि परमाणु समान हो, यदि पहला परमाणु समान हो तो उसके आगे वाले परमाणु के आधार पर वरीयता देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें हम ले सकते हैं, यहां पर समझना, ये मैंने लिखा CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, यहां पे लिखा OH और यहां लिखा OCH3। अब पहली बात ज्योमेट्रिकल शो करेगा, हाँ ज्योमेट्रिकल शो करेगा। कैसे बता, इस कार्बन के दोनों समूह अलग अलग, इस कार्बन के दोनों समूह अलग अलग हैं। चलो ठीक है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अब बताओ सिस होगा कि ट्रांस होगा। अब सिस या ट्रांस इसमें नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, बिकॉज चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो अब क्या करेगा बच्चा, सिर्फ और सिर्फ E और Z बताना। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर इस वाले कार्बन को, अब इसको थोड़ा सा हम ओपन करके लिखें। ये डबल बॉन्ड मैंने लिखा, यहां पर C लिखा, ये C लिखा। इस C से यहां पे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, तो यहां पर भी कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन। अब देखो इसके ये वाला कार्बन और ये कार्बन, दोनों कार्बन एक समान, इसका भी परमाणु क्रमांक 6, इसका भी परमाणु क्रमांक 6। ठीक है, तो इससे तो आंसर नहीं निकलेगा। अब क्या करना पड़ेगा, आगे वाले परमाणुओं को देखना पड़ेगा। तो इसके आगे कौन है, हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है, 3। तो तीनों हाइड्रोजन को हम ऐसे लिखेंगे, एक समान है तो तीनों H लिखा। अच्छा, अब इस वाले कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। CH3 नहीं लिखेंगे, CH3 नहीं, ओनली कार्बन, सिर्फ परमाणु की बात करेंगे, ग्रुप की बात नहीं करेंगे। तो इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जुड़ा हुआ है। तो कार्बन को हम पहले ऊपर लिखेंगे, ऊपर कार्बन और फिर 2 हाइड्रोजन, ऐसे लिखा, समझ गए। तो देखो पहले परमाणु सेम, तो आगे वाले परमाणुओं के आधार पर वरीयता देंगे। तो आगे कौन है, HHH, यहां पर आगे कौन है, C है, और C का परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो जिसमें भी ये कार्बन उपस्थित होगा उसी को वरीयता देंगे। ठीक है, तो चूंकि यहाँ कार्बन ज्यादा आ रहा है तो इसको पूरे समूह को वरीयता देंगे। ठीक है, अच्छा अब इधर आओ, इधर कैसे करेंगे, यहाँ कार्बन से O जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन से O जुड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पर भी कार्बन लिखा, यहां से भी ऑक्सीजन जोड़ा, यहां से भी ऑक्सीजन जोड़ा। अब दोनों ऑक्सीजन एक समान, दोनों का परमाणु क्रमांक भी एक समान, तो इससे आंसर नहीं आएगा। आगे क्या करेंगे, आगे ऑक्सीजन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, तो आगे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसमें ऑक्सीजन से आगे कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ है। अब बताओ अगर ये दोनों समान है तो इनसे आंसर निकलेगा। आई बात समझ में। तो हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, इसका 6 और इसका 1। तो जिसमें ये कार्बन उपस्थित होगा, इस वाला मतलब ये वाला होगा। तो देखो इसमें इधर वरीयता इसको दी, इधर वरीयता इसको दी, तो दोनों वरीयता वाले समूह एक तरफ हैं, तो ये क्या हो जाएगा,
Z हो जाएगा, और अगर ये विपरीत होते तो E हो जाता। तो ये इसके हमने 2 रूल की बात करी, फर्स्ट और सेकंड। इसके 3 रूल और बाकी हैं। चलो ठीक है, इसके बाद अब बाकी के 3 रूल की हम बात अभी और करेंगे। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। हाँ तो बच्चों, अब EZ सिस्टम में जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3, चलो हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, रूल नंबर 3 बेसिकली है क्या? देखो, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं, हमें बताना है, पहले तो हमें ये बताना है कि क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा क्या, पहले इसका जवाब देना है। तो देखो, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा वहां पर हमें पता है कि वो ज्योमेट्रिकल शो करेगा। लेकिन देखो, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहां पर भी डबल बॉन्ड है और यहां पर भी डबल बॉन्ड है, लेकिन ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बता रखा मैंने, कॉर्नर कार्बन पर डबल बॉन्ड है, कभी भी GI शो नहीं करेगा, बिकॉज इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, ठीक है, तो ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन ये जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, क्योंकि इस कार्बन से जुड़े हुए ये दोनों ग्रुप अलग अलग और इस कार्बन से ये दोनों ग्रुप अलग अलग हैं, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल शो करेगा। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो अब हमें ये बताना है कि ये E होगा या Z होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, यहां पर देखो, E और Z के लिए क्या करते हैं, जो कार्बन से जुड़ने वाले दोनों ग्रुप हैं उनको उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसकी वरीयता देते हैं, ठीक है, प्रायोरिटी देंगे। तो यहां पर देखो, इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन। और यहां पे इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसमें तो वरीयता हमने दिया OH को, ठीक है। अब यहां पर देखो, इसमें इस कार्बन से एक ग्रुप ये जुड़ा हुआ है इथाइल ग्रुप, और इससे जुड़ा हुआ है यहां पर विनाइल ग्रुप। देखो, ये मैंने इसमें करा, ये इथाइल ग्रुप और ये विनाइल ग्रुप। अब देखो, इसमें ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऐसा है जिसमें एक द्विबंध आ रहा है। तो अगर वरीयता देते समय किसी समूह की अगर वरीयता हम दे रहे हैं और उस समूह में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो फिर कैसे करेंगे समझना। अब यहां पर आइए, मान लो समूह में CH डबल बॉन्ड O है, इसके बाद हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम समझते हैं CH डबल बॉन्ड O है। तो क्या करेंगे, इसको काल्पनिक रूप से इसमें हम एक पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे। ये हमने CH सिंगल बॉन्ड O लिया, हमने क्या करा, हमें पता है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। तो देखो, इस कार्बन से पाई बॉन्ड से कौन जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन। तो इस कार्बन के पास हम लगा देंगे ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन से पाई बॉन्ड से इधर कौन जुड़ा था? कार्बन। तो यहां पे हम एक कार्बन लगा देंगे। अब हम वरीयता देंगे। तो देखो, इस कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? एक हाइड्रोजन। चलो, मैं इस H को यहां पर भी ऐसे लगा सकता हूं, ये लिखा। तो कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? H और 2 ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वरीयता देते समय किसी समूह में द्विबंध हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो द्विबंध का मतलब उस परमाणु को हम 2 बार मान लेंगे। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो हम ये मानेंगे कि कार्बन से 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड O का मतलब 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और आसान करने के लिए हम ऐसे पाई बॉन्ड को तोड़कर ऐसे वरीयता दे सकते हैं, ठीक है। इस वाले में आओ, यहां पर भी अब हमें वरीयता देनी है। मान लीजिए कहीं किसी मॉलिक्यूल में, किसी एग्जाम्पल में C डबल बॉन्ड OOH समूह उपस्थित है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप उपस्थित है, तो कैसे करेंगे? ये हमने लिखा C सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड को तो एज इट इज लिखा, हमें सिर्फ पाई बॉन्ड तोड़ना है। तो यहां से C और O के बीच का पाई बॉन्ड हमने तोड़ा। तो कार्बन से कौन जुड़ा हुआ था? O।
तो O से तो जोड़ा हमने कार्बन, और कार्बन से जोड़ देंगे हम एक ऑक्सीजन। देखो फिर से समझो, मान लो समूह ऐसा है X डबल बॉन्ड Y है। अब इसमें हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना है, X और Y के बीच में पाई बॉन्ड को तोड़ना है। तो क्या होगा, X सिंगल बॉन्ड, Y तो रहेगा, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, पाई बॉन्ड तोड़ा है तो X से जुड़ा हुआ है Y, तो X से जोड़ देंगे Y को, और Y से जुड़ा हुआ कौन है, X, तो Y से जोड़ देंगे X को। अब X को यहां पे लिखो, या चाहे तो इधर लिख लो, एक ही बात याद रखो, या फिर X ट्रिपल बॉन्ड Y हो, ऐसा कहीं समूह आ रहा हो तो क्या करेंगे। अब हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये हमने लिखा X ट्रिपल बॉन्ड Y। अब देखो क्या करेंगे, पहले एक पाई बॉन्ड को हमने तोड़ा, तो क्या करेंगे, X से कौन जुड़ा हुआ है, Y, तो इधर वाला परमाणु तो इधर लिख लेंगे और इधर वाला परमाणु उधर लिख लेंगे, इधर लगा दिया X। तो एक पाई बॉन्ड तोड़ने से इधर Y आया और उधर X आया। अभी तो एक पाई बॉन्ड और है, अब इस पाई बॉन्ड को फिर तोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, ये वाला परमाणु इधर आएगा और ये वाला परमाणु इससे जोड़ देंगे, इस प्रकार से। अब हमसे कहा जाए बताइए X से कौन कौन जुड़ा हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, X से Y, Y और Y, 3 Y जुड़े हुए हैं, और Y से कौन जुड़ा हुआ है, Y से 2X जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से काल्पनिक रूप से हाइपोथेटिकली हम वरीयता देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर समूह में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो पाई बॉन्ड को तोड़कर ऐसे इनको हम परमाणु से जोड़ देंगे, इधर का परमाणु इधर जोड़ेंगे और इधर का परमाणु इधर जोड़ देंगे, काल्पनिक रूप से ऐसा करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझसे ये कहा जाए, बताइए आपसे कभी कहा जाए कि 2 समूह, एक समूह एल्डिहाइड है और एक समूह कार्बोक्सिलिक है, इन दोनों में से हमें वरीयता देनी है, तो कार्बोक्सिलिक को वरीयता देंगे या एल्डिहाइड को। तो देखो इसको हमने ओपन करके ऐसे लिखा और इसको ओपन करके हमने ऐसे लिखा। अब यहां पर देखो इस वाले कार्बन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से 2 ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जबकि इस वाले कार्बन के पास 3 ऑक्सीजन है। तो 3 ऑक्सीजन का मतलब ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक तो समान, तो तीसरा परमाणु कौन, यहां पर हाइड्रोजन है और यहां पर ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका मतलब इस समूह की वरीयता इससे तो ज्यादा होगी, ठीक है, ये याद रखो। चलिए ठीक है, ये हुआ। अब इसके बाद अब मान लो CH डबल बॉन्ड NH2 दे रखा हो, अब तो आसानी से बना सकते हो, कैसे करेंगे, यहां पे लिखा CH डबल बॉन्ड NH2, एक बार तो ये लिखा, सॉरी NH आएगा, N की वैलेंसी 3 है तो H एक ही होगा। अब क्या करें, पाई बॉन्ड को ब्रेक करा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करा तो इस पर आया N और इस पर आया C आ गया, ऐसे बना लेंगे। इस वाले में देखो, अब ये जो एग्जांपल हमने लिया था यहां विनाइल ग्रुप है, अब विनाइल ग्रुप में हम वरीयता कैसे देंगे समझना। तो यहां पर क्या करेंगे, ये हमने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2 लिखा, क्या करें, अब इस पाई बॉन्ड को तोड़ दो, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया तो ये वाला कार्बन इधर होगा और इधर ये वाला कार्बन इधर, चूंकि डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो इधर भी कार्बन आएगा उधर भी कार्बन आएगा। अब मुझे बताओ, इसको हमने काल्पनिक रूप से इसमें चेंज कर दिया, अब मुझे इसमें और इसमें वरीयता देनी है, तो इस कार्बन से यहां पर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, और इस कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है, आगे 1 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है, जबकि इस वाले समूह को चेक करने के लिए यहां पर आएंगे तो इस वाले कार्बन के पास डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, एक तो ये कार्बन, एक ये कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो यहां पे 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन आ रहा है, जबकि यहां पर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, तो वरीयता इसको ज्यादा मिलेगी, तो इसको अब हम हटा सकते हैं। तो यहां पर कुल मिलाकर वरीयता हमने इसको दी, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड में ये वरीयता वाला, राइट में ये वरीयता, दोनों अपोजिट हैं, तो ये क्या होगा, E हो जाएगा, समझ गए। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। इस कार्बन से इधर कौन जुड़ा हुआ है, कार्बन, इधर कौन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है तो OH को हमने वरीयता दे दी। अब इन दोनों में से किसको देंगे वरीयता, एक बार फिर से समझ लो।
ये वाले को मैंने यहां पर C लिखा। C लिखने के बाद अब यहां पर चले तो यहां पर मुझे कौन मिला? कार्बन। ऊपर भी कौन मिला? कार्बन। अब इस कार्बन से आगे कौन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। तो हाइड्रोजन में और कार्बन में एटॉमिक नंबर कार्बन का ज्यादा होता है, तो पहले C को लिखेंगे, फिर H को लिखेंगे और फिर H को लिखेंगे। चलो ठीक है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? बताया था मैंने, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो एक कार्बन इस पर आएगा और इधर भी कार्बन आएगा। तो जब इसको तोड़ देंगे, समझना, यहां पर ये C लिखा, ये C लिखा, तो इस कार्बन के पास, अच्छा एक सेकेंड, यहां पर ये CH होगा, CH2 नहीं होगा। तो इस वाले पाई बॉन्ड को तोड़ने के बाद यहां पे हमें एक C, तो ये है C, एक C और मिलेगा और एक यहां पे कौन मिलेगा? H। ऐसे हाइपोथेटिकल काल्पनिक रूप से हम पाई बॉन्ड को तोड़ लेंगे, ये मतलब काल्पनिक नियम होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। अब इसको बताओ, यहां इससे जुड़ने वाला ये कार्बन, इससे जुड़ने वाला ये कार्बन, दोनों समान। आगे बढ़ो, आगे क्या मिला? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, जबकि यहां पर क्या मिल रहा है? 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। तो कार्बन किसमें ज्यादा आ रहे हैं? इसमें ज्यादा आ रहे हैं। आई बात समझ में? याद रखो। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ट्रिक बता रहा हूं कि मान लो C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 और CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसा दे रखा हो। अब इन तीनों में हमें वरीयता पता करनी है। तो याद रखो, जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी वरीयता ज्यादा, और जिसमें बॉन्डिंग कम उसकी वरीयता कम। याद रखो। ऐसा क्यों? फिर से समझो। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का मतलब क्या हुआ? इस कार्बन के पास 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड का मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और इस वाले कार्बन के पास आगे 1 कार्बन जुड़ा हुआ है और 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा कार्बन हमें ट्रिपल बॉन्ड में मिलेंगे, इसलिए इसकी वरीयता ज्यादा, इसकी कम और इसकी और भी कम। इसी प्रकार से C ट्रिपल बॉन्ड N दे रखा हो, एक CH डबल बॉन्ड NH दे रखा हो और एक CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 दे रखा हो। अब हमें बताना है इन तीनों समूह में किसकी वरीयता ज्यादा। तो देखो, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए मानेंगे, कार्बन से 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए मानेंगे। यहां पर कार्बन से 2 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मानेंगे और 1 हाइड्रोजन, और यहां पर इस कार्बन से 1 नाइट्रोजन जुड़ा हुआ मानेंगे और 2 हाइड्रोजन। तो वरीयता इसकी ज्यादा होगी। याद रखो। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अब आप कहेंगे कि इसमें और इसमें कंपेयर करना हो तो यहां पर तुम्हें दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां दे रखा है C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताइए दोनों में से किसको वरीयता देंगे? तो देखो, पहला यहां पे कार्बन, यहां पर भी पहला कार्बन, लेकिन बाद में 3 नाइट्रोजन और यहां पर बाद में 3 कार्बन। तो कार्बन के मुकाबले नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है, तो इसको हम वरीयता देंगे। ठीक है, चलिए खैर ये हुआ। तो यहां पर हम बात करेंगे C डबल बॉन्ड CH2 की, तो इसमें पाई बॉन्ड को तोड़ के यहां पर भी कार्बन लगा देंगे और यहां पर भी कार्बन लगा देंगे। अब इसमें बताओ C ट्रिपल बॉन्ड C, अब तो बना सकते हो, इजी है। तो यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड C है। अब बताओ कैसे, काल्पनिक रूप से कैसे हम इसको, इसका स्ट्रक्चर ओपन करें। क्या करें? पहले एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करा, इधर का कार्बन इधर और इधर का कार्बन इधर लगा दिया। फिर एक पाई बॉन्ड और ब्रेक करा, एक और ब्रेक करा, तो इधर भी C आएगा और इधर भी C आएगा। इस प्रकार से हम, अब देखो इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं और इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन। इस प्रकार से हम इनकी वरीयता देंगे। तो ये होता है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 तभी काम आएगा जब किसी समूह में या तो डबल बॉन्ड उपस्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो। तो जब कभी समूह में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको काल्पनिक रूप से ओपन करके फिर हम उसकी वरीयता निकालेंगे। याद रखो इसको। ठीक है, चलो ठीक है। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स ही हमने लिए रूल नंबर 3 के। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। तो बच्चों अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रूल नंबर 4 की।
तो 4 में क्या लिखा हुआ है देखिएगा, यदि दो समूह एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो अर्थात E तथा Z हो तो Z को वरीयता देते हैं। मतलब दो समूह हैं, उन दोनों समूहों में हमें वरीयता देनी है, और अगर दोनों समूह एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो, मतलब एक E हो और एक Z हो, तो याद रखना हमेशा Z को वरीयता देते हैं। अब आप कहेंगे कि क्यों देते हैं, तो इस क्यों पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ नियम बना रखे हैं और उस नियम के आधार पर ही हम बात कर रहे हैं कि अगर E और Z एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो तो हमेशा वरीयता Z को देंगे। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। जरा देखो कैसे इसको हम सोल्व करेंगे, समझना यहां पर ये रूल नंबर 4। अब हमें इसका ये एग्जांपल दे रखा है, हमें बात करनी है कि इसमें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। E होगा या Z होगा, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझ के करना। देखो कैसे करेंगे। पहले देखो ये डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, तो मॉलिक्यूल में जितने भी डबल बॉन्ड है सब पर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो ज्यामिति शो करेंगे या नहीं करेंगे, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहां पर देखो, पहले इस पर देखो, इस वाले कार्बन के ये दोनों समूह अलग अलग हैं। अच्छा इधर आओ, इस कार्बन के भी ये दोनों समूह अलग अलग हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। तो अगर ये GI शो करेगा तो या तो ये E होगा या ये Z होगा, दो में से कोई एक होगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो यहां पर इस कार्बन में, इस कार्बन से जुड़ने वाला पहला परमाणु कार्बन और इधर पहला परमाणु हाइड्रोजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका ज्यादा, तो इन दोनों में ये उच्च वरीयता वाला समूह होगा, ठीक है। अब इधर आओ, इस वाले में इधर कार्बन और इससे नीचे आए तो भी यहां पर भी कौन है, कार्बन है, तो इससे यहां गए तो भी कार्बन मिला, इससे यहां पर आए तो भी कार्बन मिला, लेकिन इस कार्बन के बाद हमें मिल कौन रहे, हाइड्रोजन। यहां तो हाइड्रोजन मिल रहे हैं, लेकिन इस कार्बन के बाद इधर डबल बॉन्ड C है, तो डबल बॉन्ड C का मतलब दो कार्बन है और एक ये वाला समूह भी तो है। तो कहने का मतलब इन दोनों में ये वाला जो बॉन्ड होगा ये उच्च वरीयता वाला होगा। तो इन दोनों में तो ये और इन दोनों में इस नीचे वाले समूह को वरीयता देंगे। तो दोनों वरीयता वाले समूह कैसे होंगे, डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में। तो ये तो हो गया E, ये तो हो गया E। अब यहां पर आओ, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा, कैसे करेगा शो, देखो इस वाले कार्बन के ये दोनों ग्रुप अलग अलग और इस कार्बन के ये ग्रुप CH3 और इधर ये पूरा ग्रुप, तो ये इस डबल बॉन्ड के अबाउट भी GI शो करेगा। अब बताओ कैसे शो करेगा, कैसे ले, तो इधर आओ, यहां से इधर कार्बन इधर हाइड्रोजन, किसको वरीयता देंगे, कार्बन को, कार्बन का मतलब CH3 को वरीयता दी। इधर आओ, इस कार्बन से नीचे कार्बन मिला, ऊपर गए तो भी कार्बन मिला, दोनों कार्बन एक समान, लेकिन इस कार्बन से आगे कौन मिल रहा, हाइड्रोजन, और इस कार्बन से हमें आगे कौन मिल रहे हैं, कार्बन, इधर कार्बन ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऊपर वाले बॉन्ड को हम वरीयता देंगे। तो ये वरीयता वाला समूह ऊपर और इसमें भी ऊपर, दोनों एक तरफ है, तो ये Z हो जाएगा। अब देखो ये E है और ये Z है, अब ये वाला डबल बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस कार्बन के ये दोनों समूह अलग अलग हैं और इस कार्बन के इधर का समूह और इधर का समूह, ये दोनों समूह एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हैं। देखो कैसे, इसकी संरचना और इसकी संरचना ठीक से अगर आप देखो, इस को अगर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है कि नहीं है, तो ये सिस में आ रहा है, ये ट्रांस में आ रहा है, दोनों समूह कैसे हो गए, अलग अलग, तो ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। अब नियम क्या कहता है कि अगर दो समूह एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हो अर्थात E तथा Z हो तो Z को वरीयता देंगे। तो अब देखो इस कार्बन का हमें निकालना है कि ये E है या Z है, तो इस कार्बन से ऊपर तो CH3 मिला, नीचे H मिला, तो वरीयता किसको देंगे, ऊपर वाले बॉन्ड को, ऊपर वाले को दिया। अब इसमें आओ, इसका एक समूह E है और एक समूह Z है, और ठीक से देखो ये और ये दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी, मतलब
इसकी संरचना और इसकी संरचना बिल्कुल समान है, बस फर्क इसका है, ये ई है और ये जेड है। तो ई और जेड में वरीयता किसको देंगे, जेड को वरीयता देंगे। तो इस कार्बन के रेस्पेक्ट में नीचे वाला वरीयता दे रहे हैं और इसमें ऊपर वाले को, तो ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 1 से ही मैंने 2 बनाया। कैसे बनाया, ठीक से देखो, तो इसमें और इसमें मैंने एक फर्क करा है। क्या फर्क करा, ये जो CH3 यहां पे ऊपर था, इस CH3 को मैंने नीचे लिख दिया और H को ऊपर कर दिया। देखो, CH3 को नीचे लिख दिया और H को ऊपर रखा, बाकी सब एक जैसा है, कोई परिवर्तन नहीं है। अब हमको बताना है, बताओ ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा, GI शो करेगा, कौन कौन से डबल बॉन्ड GI शो करेंगे ये भी बताना है। जो GI शो करेंगे उसमें हमको लिखना है कि E होगा या Z होगा। तो देखो बताएं, यहां पर इस कार्बन के अबाउट इधर C इधर H, किसको वरीयता देंगे, ऊपर वाले बॉन्ड को। इसमें CH3, इसमें नीचे C डबल बॉन्ड C, नीचे वाले को देंगे, तो ये मिलेगा हमें E। यहां पे आओ, इधर H और इधर C, नीचे वाले को हमने वरीयता दी, इधर CH3 है और इधर C डबल बॉन्ड C, ऊपर वाले को वरीयता देंगे, इसको वरीयता देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी E हो जाएगा। देखो, ये भी E और ये भी E, इसका मतलब इस कार्बन का ये वाला समूह और ये वाला समूह एक समान है, ये भी E है और ये भी E है, तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। तो जब ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा तो ना तो ये E होगा और ना ही ये Z होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, ये ज्योमेट्रिकल कब शो करेगा, जब ये दोनों समूह अलग अलग होंगे। लेकिन अगर ये भी E और ये भी E, तो ये GI शो नहीं करेगा, या फिर इसको Z बना दो, इसको भी Z बना दो, तो भी ये GI शो नहीं करेगा। यही बात समझ में, चलो ठीक है, आगे चले। अब इसमें देखो, यहां पे इस वाले केस में अब हमें बताना है कि कौन कौन सा GI शो करेगा। तो ठीक है, पहले इस वाले डबल बॉन्ड की बात करें, कैसे करेंगे। यहां पे कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, ऊपर वाले समूह को वरीयता दी, इधर हाइड्रोजन इधर कार्बन, तो इसको वरीयता देंगे। तो अपोजिट साइड में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, E। नीचे आओ, नीचे में देखो, इस वाले कार्बन से यहाँ H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन वाले को वरीयता देंगे, नीचे वाले समूह को वरीयता देंगे। इधर आओ, इधर H है और ऊपर कार्बन मिल रहा है, कार्बन वाले को वरीयता देंगे, इधर भी इसको देंगे, तो ये दोनों भी अपोजिट आ रहे हैं, तो ये भी E हो गया E। अब बताओ, क्या ये GI शो करेगा नहीं करेगा। अब आपने देखा कि यहां पर भी E और यहां पर भी E था, यहां भी E और यहां पर E आ रहा है। इसमें हमने कहा था कि ये GI शो नहीं करेगा, लेकिन यहां पर ये डबल बॉन्ड GI शो करेगा। क्यों, देखो, ये दोनों समूह एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज दोनों की संरचना ही अलग अलग है। कैसे अलग अलग है, यहां पर इन दोनों की संरचना अलग अलग थी, सॉरी, इनकी संरचना एक समान थी। संरचना का मतलब, यहां से गए कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, यहां से नीचे आए कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, फिर डबल बॉन्ड है, यहां पर भी डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर CH और CH3 है, यहां पर भी CH और CH3 है, मतलब दोनों की कनेक्टिविटी, दोनों की संरचनाएं समान है। इसमें भी संरचनाएं समान है, बस विन्यास का फर्क है। विन्यास अलग अलग तो ये GI शो करेगा, यहां विन्यास समान तो GI शो नहीं करेगा। अब आप कहेंगे कि यहां पर विन्यास समान है लेकिन इनकी संरचना ही अलग अलग है। कैसे, यहां पर CH3 है और यहां पर CH2 के बाद CH3 है, फर्क आ गया। अब संरचना के आधार पर करेंगे। इस कार्बन के अबाउट C और H में किसको वरीयता दोगे, कार्बन को देंगे। कार्बन का मतलब ऊपर वाले समूह को हमने वरीयता दी, याद रखो, इसको देंगे। अब यहां से चलो, संरचनाएं अलग अलग है, अब हम E और E से डिसाइड नहीं करेंगे, संरचना से डिसाइड करेंगे। यहां से एक कदम आगे बढ़े, कौन मिला, CH, एक कदम यहां पर कौन मिला, CH, फिर कौन मिला, डबल बॉन्ड, वो तो यहां पर भी डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर कौन मिला, CH CH3, तो यहां पर भी कौन मिला, CH CH2 के बाद CH3, तो यहां ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, तो इसमें अब हम नीचे वाले समूह को वरीयता देंगे, इसका मतलब ये E होगा। इस प्रकार से करेंगे तो ये नियम तभी लागू होगा जब इन दोनों की संरचनाएं समान हो, बस विन्यास अलग अलग हो, एक E हो और एक Z हो, मतलब एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो, तो फिर हम Z को वरीयता देंगे, याद रखो। तो ये हुआ रूल नंबर 4। हम टोटल 4 रूल पढ़ चुके हैं। अब ये जो 5वां रूल है, इस 5वें रूल का जो यूज है
वो प्रकाशीय समवायता में होगा, ज्यामितीय समवायता में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये सब क्या पढ़ रहे हैं, नाम लिखाया था मैंने शुरू में, कान इनगोल्ड प्रीलोग सीक्वेंस रूल, CIP रूल बोला था। टोटल 5 रूल बताए थे। तो ये जो 5वां रूल है इसका इस टॉपिक में कोई रोल नहीं है, इसका रोल आएगा ऑप्टिकल में, प्रकाशीय समवायता में हम बात करेंगे। याद रखना ये सारे रूल वहां पर काम आएंगे, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ भी वहां पर काम आएगा और ये 5th भी वहीं काम आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो क्या था रूल नंबर 5, यदि दो समूह एक दूसरे के प्रकाशीय समावेवी हो अर्थात R और Z हो तो R को वरीयता देते हैं। याद रखो जैसे ज्यामितीय समावेही को हम E और Z से प्रदर्शित करते हैं वैसे ही प्रकाशीय समावेही को हम R तथा S से हम प्रदर्शित करते हैं। याद रखना एक प्रकाशीय समावेही R होगा तो दूसरा वाला S होगा। अब ये R कैसे बनेगा, S कैसे बनेगा, ये तो हम ऑप्टिकल में ही बात करेंगे। अभी बस याद रखो कि एक समूह R और एक समूह S है तो R को वरीयता देते हैं, बस इसका अभी तक बस इतना ही काम है, बाकी फिर हम ऑप्टिकल में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब हम जितने भी रूल पढ़ चुके हैं, याद होगा तुम्हें, टोटल हम लोगों ने 5 रूल पढ़ा है। कौन कौन सा रूल? पहला रूल क्या था, पहले परमाणु अलग अलग हैं तो परमाणु क्रमांक के आधार पर वरीयता देंगे, और अगर समस्थानिक है तो परमाणु भार के आधार पर। दूसरा नियम क्या बोलता है कि प्रथम समूह अगर प्रथम परमाणु समान है तो द्वितीय परमाणु से डिसाइड करेंगे, और अगर द्वितीय परमाणु भी समान है तो तृतीय से बात करेंगे, और तृतीय भी समान है तो चतुर्थ से बात करेंगे। इस तरह से था, ठीक है। रूल नंबर 3 अभी हमने बात की थोड़ी देर पहले। रूल नंबर 3 का मतलब जिसमें डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग है तो उसको हम हाइपोथेटिकली ओपन करके, काल्पनिक रूप से ओपन करके फिर हम वरीयता देते हैं। और रूल नंबर 4 क्या था, ये वाला, दो समूह ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो तो Z को वरीयता देते हैं। और 5वां रूल R तथा S अगर हैं तो R को वरीयता देते हैं, ठीक है। इन सब रूलों के आधार पर अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित समूह को उनके वरीयता क्रम में लिखिए। बताइए, मान लीजिए समूह ये है FCl BRI है, ये हाइड्रोजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये हमने लिखा I। बताइए किसकी वरीयता सबसे ज्यादा होगी? तो याद रखो सबसे ज्यादा वरीयता I की, फिर Br, फिर Cl, फिर F। कैसे निकाला? सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक I का होता है, कम ब्रोमीन का और कम क्लोरीन का और कम F का। अच्छा TDH समस्थानिक है हाइड्रोजन के, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? परमाणु भार से, भार किसका ज्यादा? T का, तो इसमें T आएगा, फिर D आएगा और सबसे कम H आएगा। याद रखो कहीं पर भी अगर हाइड्रोजन आ जाए तो सबसे कम वरीयता हाइड्रोजन की ही होती है, हाइड्रोजन से कम वरीयता किसी की भी नहीं होगी, याद रखना। नंबर 3 कैसे डिसाइड करेंगे? यहां दे रखा CH3 एथिल प्रोपिल, तो देखो यहां पर पहले कदम पर एक कार्बन, या पहले कदम पर भी एक कार्बन, लेकिन दूसरे कदम पर हमें 3 हाइड्रोजन मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर दूसरे कदम पर हमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन मिल रहा है। और यहां पर आगे चले तो पहले कदम पर कार्बन और 2 हाइड्रोजन, आगे बढ़े तो 2 हाइड्रोजन और फिर 1 कार्बन और मिल रहा है। तो कहने का मतलब श्रृंखला की लंबाई जितनी ज्यादा होगी, ये ट्रिक्स है याद रखना, वरीयता भी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। अब नंबर 4 में देखो, इसमें भी 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला, 4 कार्बन की शाखित श्रृंखला और 4 कार्बन की भी शाखित श्रृंखला। अब बताओ किसमें करेंगे? तो देखो पहले कार्बन पर हमें कौन मिला? 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन। यहां पर पहले कार्बन पर 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन, जबकि यहां पर पहले ही कार्बन पर हमें 3 कार्बन मिल रहे हैं, तो वरीयता यहां पर ज्यादा तीसरे की होगी, दूसरे की कम, और इसकी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से रूल नंबर 5 की बात करें तो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5, इसमें देखो रूल एग्जाम्पल 5 में COOH कार्बोक्सिलिक एसिड और यहां पर एल्डिहाइड में किसको वरीयता देंगे? बताओ। तो ये तो अभी हमने सोल्व भी करा था कुछ देर पहले। कार्बन से डबल बॉन्ड O का मतलब 2 ऑक्सीजन मान लेंगे, डबल बॉन्ड का मतलब 2 ऑक्सीजन, तो कार्बन से 2 ऑक्सीजन और एक और इधर भी ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन हो गए? 3 ऑक्सीजन है, कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। यहां पे आओ, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन तो यहां ज्यादा मिल रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में तो वरीयता इसकी ज्यादा होगी,
चलो ठीक है, अब इसमें और इसमें डिसाइड करना हो तो इसमें कई लोग मिस्टेक करते हैं। क्या? इन दोनों में सब इसको वरीयता देते हैं। याद रखो, वरीयता OH को मिलेगी। क्यों? पहला परमाणु देखो, इसका पहला परमाणु ऑक्सीजन है और इसका पहला परमाणु कार्बन है। अब आप कहेंगे ये सब भी तो है। अरे ये तो बाद में है, हमें तो एक एक करके चेक करना है। पहले कदम पर कौन मिला? ऑक्सीजन। और यहां पहले कदम पे कौन मिला? कार्बन। बस बात खत्म। ये दोनों अलग अलग, आंसर इसी से ही आएगा। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ही ज्यादा होता है। तो इस प्रकार से जो हमें समूह दे रखे हैं, हम उनको इस क्रम में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हुआ अरेंज करने का तरीका। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमें बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल E है और कौन सा मॉलिक्यूल Z है। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।